अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 16 पे और आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे। और ये जो लेक्चर नंबर 13 है बच्चों, ये हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बच्चों, हमारे एग्जामिनेशन और सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन करेंगे, मैक्सवेल की इक्वेशंस का सिर्फ रेफरेंस देंगे, उनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी कोई रेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो टॉपिक है ये इंतहाई डिटेल्ड और डिस्कशन वाला टॉपिक है, जिसमें इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है अगर हम इसको 2-3 वीडियोस में लेक्चर्स रिकॉर्ड करें 2-3 वीडियोस में और उसको डिटेल से डिस्कस करें। लेकिन चूँकि हमारी एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट और हमारा जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हवाले से, तो जो हम इसको कंसाइज वे में इसको हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने वैसे समझना हो तो उसके लिए सेपरेट हम लोग एक लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें और उसको एक एडवांस्ड लेवल पे लेके जाएं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन हो और किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स में चेंज आने से एक मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, किस तरह से ट्रैवल करेंगी। तो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। और फिर चूँकि हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल के लिए इस लेक्चर नंबर 13 में हम इसको उस डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्चुअली होना चाहिए। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें रहते हुए हमारे जो कंटेंट्स हैं एग्जामिनेशन कंटेंट्स, उनके अंदर रहते हुए हम इनको इस लेक्चर नंबर 13 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग इसकी डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स और इसमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक और कुछ इसकी रेंज के बारे में आज के टॉपिक में हम ये वाली बातें शामिल करेंगे। ऑलराइट, तो जो आप लोग इस लेक्चर के नोट्स जो है वो ज़रूर बनाएं, नोट्स ले लें, पेपर्स ले लें और पेन्स ले लें। और हमारा लेक्चर जो है उसको 30 मिनट्स या 35 मैक्सिमम इसमें हम इसको कंक्लूड करेंगे और जितने भी अहम पॉइंट्स हैं इनको आपने नोट डाउन करना है। ऑलराइट बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसमें जो हम स्टार्ट करते हैं इसको इसकी डेफिनेशन से, और डेफिनेशन जो है उसके बाद इसमें नेक्स्ट मूव करते हैं। तो स्टार्ट में जो मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, तो डेफिनेशन जो है जो वो हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग, इस तरह से हम इसको कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक or magnetic fields, and these waves require no medium for their propagation, its propagation। तो जैसा कि जो आपने डेफिनेशन में देखा, अभी मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक फील्ड को आप लोग चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करें या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, तो दोनों को चेंज करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो सकती हैं। और जब ये वेव्स पैदा हो जाती हैं, देन इट रिक्वायर्स नो मीडियम for their propagation, it spreads out in space by itself। alright, तो ये जो इन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इन वेव में जो 1864 में जो इसमें काम किया था, मतलब इंट्रोडक्शन कह लें या इसकी हिस्ट्री आप कह लें, कि इसमें जो हिस्टोरिकल काम जो किया है दैट वाज डन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिसको हम मैक्सवेल जो है वो मोस्टली कहते हैं। और ये 1864 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सबसे पहले ये प्रपोज़ किया
और उसने कहा कि इस तरह से होगा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर ऐसी वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिन वेव्स की प्रोपगेशन जो है वो बहुत स्पीड से होगी, स्पीड ऑफ लाइट से होगी, और उन वेव्स की प्रोपगेशन के लिए किसी किस्म के मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जस्ट हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को अगर चेंज करते हैं तो उसको चेंज करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वाली वेव्स पैदा हो जाएंगी। तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो है बेसिकली इसने जो 4 इक्वेशंस जो है बनाई थी जिनको हम कहते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस, और वो जो इक्वेशंस थी वो बेसिकली ऑलरेडी ड्राइव्ड थी जो कि गाउसीज लॉ से, कूलम्स लॉ से बनी हुई थी। तो उन इक्वेशंस को इसने प्रोसेस किया, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस की और फिर ये डिड्यूस किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रोपगेशन है उसके लिए ये इक्वेशंस यूज़ हो सकती हैं, या उन इक्वेशंस की मदद से हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेस हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस लेक्चर में हम उन इक्वेशंस की डेरिवेशन या उनका इंट्रोडक्शन शामिल नहीं करेंगे, जस्ट उसका रेफरेंस देंगे कि मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं उनके मुताबिक मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेस थी वो ड्राइव की थी और कंक्लूड किया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज है वो कोरस्पॉन्डिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये हम एज ए रेफरेंस जो है ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशंस का हम लोग जो है वो रेफरेंस दे देंगे जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना में जो है वो यूज़ होती हैं। उसके बाद हम लोग इस तरह से है कि अब उसने कहा था कि अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लर्क मैक्सवेल आइदर यू चेंज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट, अब ये हम लिख लेते हैं, आइदर चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, आइदर यू चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज कर देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, यहाँ पे फील्ड भी आ सकता है और दूसरा वर्ड जो है वो फ्लक्स भी आ सकता है फील्ड की जगह। अगर आप किसी जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है। अब ये जो बच्चों कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का, इसको हम लोग चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 में डिटेल से स्टडी करके आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चैप्टर नंबर 14 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो, लेट्स से हमारे पास ये एक वायर है और इस वायर को हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करें, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो, और इस वायर के अंदर अगर एक करंट फ्लो करे तो इस करंट के फ्लो की वजह से इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, राइट, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दिस वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या था, हमने इस वायर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था इसको बैटरी से कनेक्ट करके, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट हुआ फ्लो, और उस करंट की वजह से फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। ये हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था कि प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और इस तरह फिर हमने चैप्टर नंबर 15 में ये चीज़ पढ़ी कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो और हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल जो है उसको प्लेस करें, लेट्स से जो ये एक कॉइल है जिसको हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड B को चेंज करें तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल चेंजेस, और इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से इस लूप के अंदर जो है वो एक करंट का फ्लो होगा, राइट, एक करंट फ्लो करेगा इस लूप के अंदर। तो इस करंट का जो बनना है दैट मीन्स देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश इन दिस लूप। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आई और उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ने बनाया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन कोरस्पॉन्डिंगली क्रिएट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यही वो आइडिया था जो
मैक्सवेल ने दिया और फिर उसने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरह से प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब जो उसके आइडिया को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इस आइडिया को कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होती हैं, इसको हमारे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन किया गया है हमारी बुक में। तो वो जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास वो इस तरह से है कि फर्स्ट करें, जो हमारे पास एक रीजन है, दैट रीजन, लेट्स से दिस इज़ अ रीजन एंड दिस रीजन इज़ एक्चुअली ए बी रीजन, और इस रीजन के अंदर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू समहाउ, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर इस रीजन में, उसकी ये डायरेक्शन है विच इज़ अपवर्ड, राइट। इस मैग्नेटिक फील्ड बी जो कि इस रीजन ए बी के अंदर मौजूद है, इस मैग्नेटिक फील्ड बी की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आप देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ मैंने दिखाई हैं जो नज़र आ रही हैं हमें ऊपर की तरफ। तो लेट्स से ड्यू टू सम चेंजेस, ड्यू टू सम हाउ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज होता है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अगर इस रीजन ए बी में एक मैग्नेटिक फील्ड है बी और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो इस के अराउंड एक रीजन क्रिएट होगा, राइट। इस ए बी रीजन के अराउंड एक रीजन क्रिएट होगा और उस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा, राइट। लेट्स से कि यहाँ पर एक ये वाला रीजन बन गया और ये जो रीजन बना, लेट्स से दिस रीजन इज़ एक्चुअली सी डी। 3 डायमेंशन में अगर फर्ज करें कि ये हमारे पास ए बी रीजन है, तो इसके अराउंड जो है एक सी डी रीजन बन गया। अब अगर ए बी रीजन जो है यहाँ पर जो एक मैग्नेटिक फील्ड है बी और ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। तो ये जो सी डी रीजन है इसके अराउंड, दैट सी डी रीजन इज़ एक्चुअली एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। फर्दर ये होगा कि फिर ये जो सी डी रीजन है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई अराउंड दिस मैग्नेटिक फील्ड बी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने चेंज होना है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने चेंज हो गए इसके अराउंड एक रीजन क्रिएट करना है और दैट रीजन विल बी द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस रीजन, राइट। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि दिस बिगर रीजन विच इज़ ई एफ, let's say, तो this bigger region will be B, the magnetic field which is produced due to change in electric field। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक सोर्स बन गया, सोर्स क्या है यहाँ पर, सोर्स हमारे पास यहाँ पर ये जो ए बी रीजन है ये सोर्स है, ये वाला जो रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड था। सो दिस रीजन इज हैज़ एक्चुअली बिकम द रीजन फॉर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो रीजन है बी, ए बी रीजन जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड था, इस मैग्नेटिक फील्ड ने चेंज होना है, लेट्स से ड्यू टू चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी वजह से इस रीजन के अराउंड एक रीजन बना, एक अराउंड रीजन बना सी डी, और वो रीजन जो है दैट इज़ ई इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्यू टू चेंज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी अनदर रीजन अराउंड दिस ई एफ विच इज़ अगेन बी, or again due to change in B there will be another region around this EF region, that region will be electric field, and again from that electric field there will be a magnetic field around that, and there will be electric field around that, and so on। तो magnetic field से electric field, electric से magnetic, magnetic से electric, electric से magnetic, and then magnetic to electric, so on it keeps on moving। तो एक दफ़ा आपने किसी रीजन में किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, देन ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया जिसमें बी के चेंज होने से ई के चेंज होने से बी, और फिर बी के चेंज होने से ई प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से किसी भी जगह पे अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को या उसको चेंज करते हैं तो उससे एक कॉन्स्टेंटली एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किसी भी रीजन में प्रोड्यूस हो जाती हैं या हो सकती हैं ड्यू टू चेंज इन आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मतलब
ये वेव्स कॉन्टीन्यूसली किसी भी जगह पे स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट बच्चों ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बाकी तमाम वेव्स की तरह ये वेव्स पीरियोडिक हैं। आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक बनेगा, इलेक्ट्रिक के बाद फिर मैग्नेटिक बनेगा, तो एक मैग्नेटिक फील्ड से दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कुछ पीरियड के बाद। इस तरह जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो इस इलेक्ट्रिक के बाद मैग्नेटिक और फिर इलेक्ट्रिक बनेगा, राइट। तो इसका मतलब है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बीच में एक पीरियड है, एक डेफिनेट इंटरवल है। तो मैग्नेटिक से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक बनने में एक ख़ास पीरियड जो है वो रिवाइज होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये पीरियोडिक वेव्स हैं, इनकी एक डेफिनेटली एक पीरियड होता है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दरमियान। तो हम ये पीरियोडिक वेव्स इसमें कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं पीरियोडिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये कुछ स्पीड रखती हैं। अब ये जो प्रोसेस होगा जिसमें ये बी चेंज होगा, ई बनेगा, ई चेंज होगा, बी बनेगा, तो इसमें एक प्रोसेस होगा और ये बहुत क्विक प्रोसेस है। और इसकी जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 3 टाइम्स 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड, विच इज़ इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। इतनी स्पीड से ट्रैवल करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसीज़ होंगी, डेफिनेटली इनकी फ्रीक्वेंसीज़ भी होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इनकी वेवलेंथ्स भी होती हैं, राइट। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ और डिफरेंट वेवलेंथ्स जो है वो इनकी है। और इनके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर जो फार्मूला है V इक्वल्स टू एफ लैम्डा, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, या V की जगह हम लिख सकते हैं C इक्वल्स एफ लैम्डा, वेयर C रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ लाइट, F मीन्स द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा मीन्स द वेवलेंथ। ठीक है, तो ये जो सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी वेव की, मैटर वेव की, वो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो है उसके फार्मूलाज या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फ़र्क ये है कि मैटर वेव में हम लोग कहते हैं कि दैट डिपेंड्स ऑन मीडियम, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम कहते हैं कि इट डज़ नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो इसको हम लिखते हैं इन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन of waves is orthogonal, right? Orthogonal means they are mutually perpendicular, right? तो ये वर्ड हम कह सकते हैं mutually perpendicular, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इसको अगर हम कहें तो ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब इसको जो दिखाने के लिए एक छोटी सी डायग्राम मैं बनाता हूँ यहाँ पे। तो इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है वो होते हैं और इसको हम दिखा सकते हैं, लेट्स से जो कि इस तरह से अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन हो कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करें जो कि इस तरफ हमारे पास ये जो है ये लाइन है एक्सिस ऑफ, मतलब इस तरफ प्रोपगेट करेंगे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरफ रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग इस तरफ रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दिस इज़ B एंड दिस इज़ E। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड गोज़ लाइक दिस, यहाँ से अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड गोज़ लाइक दिस। इसको अगर हम वर्टिकल एरोज़ लगा के रिप्रेजेंट करें, इसकी ड्राइंग जो है वो कुछ इस तरह से बनाएं कि दिस रिप्रेजेंट्स, these arrows represents electric field
द इलेक्ट्रिक फील्ड गोज़ दिस वे एंड यहाँ पर इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह चेंज होगा। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से दैट चेंजेस इन दिस वे, राइट। और ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से मूव कर रहा है। ये इसको अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस से हम लोग शो करें तो इससे कुछ आइडिया हमें हो जाएगा कि दिस is magnetic field. This is how magnetic field and electric field are, and this is direction of propagation. This is direction of propagation of EM electromagnetic waves. यहाँ से जो आप लोग जो है इस चीज़ का कुछ आइडिया ले सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड and their propagation is mutually perpendicular. If electric field is changing in a vertical plane, ठीक है, आप देख सकते हैं electric field is changing in vertical plane and magnetic field is changing in horizontal plane, and the direction of propagation of electromagnetic wave is in the right direction. So both E, B and their direction are mutually perpendicular or orthogonal. मतलब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखिए बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में जो परपेंडिकुलर होना है उसके लिए हम लोग यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर इस कंडक्टर, ये हमारे पास एक कंडक्टर हो, इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जिसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड्स हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर अप्लाई हुआ है, तो इसका पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, अगर आप मेरी फिंगर्स से देखें तो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज़ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो बोथ E एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर आप नोट करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जो E की डायरेक्शन है दैट इज़ इन अपवर्ड, और जो B की डायरेक्शन है दैट लाइज अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ये हॉरिजॉन्टल होगी। सो both E and B are mutually perpendicular, right? So whenever there is electric field, the magnetic field establishes around it in a perpendicular direction. ठीक है, that is the point. और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर अगर आप लोग इस फिगर में देखें, अगर इसको मैं यहाँ दोबारा बना लूँ, लेट्स से थोड़ा सा बड़ा करके, वहाँ पे सही तरह से नज़र नहीं आए, तो लेट्स से दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमारे पास हम लोग कोई कॉइल प्लेस करते हैं, लेट्स से दिस इज सम कॉइल प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब जब इस कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से इस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ इन दिस वे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अप टू डाउन है, यहाँ जो है वो यहाँ राइट टू लेफ़्ट है, यहाँ लेफ़्ट टू राइट है, यहाँ अप टू डाउन है, यहाँ डाउन टू अप है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह से आप देखें जी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है दैट इज़ इन टू द प्लेन, और अगर करंट इस तरह फ्लो करता है, लेट्स से आई इस तरफ जाता है, तो और करंट जो होता है ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी इन दिस वे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है किसी भी वायर में दैट इज़ एक्चुअली अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई थी चैप्टर नंबर 13 में, कि किसी भी वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, अगर ये एक वायर है और इसको बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल फ्लो टूवर्ड्स, दैट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, विच मीन्स कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो 12 बच्चों यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज़ इन टू द प्लेन, और जो करंट है दैट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और दोनों की जो डायरेक्शन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन है और करंट की डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट है। तो इस सेंस में मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन और करंट ये हो तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड से जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो वो उसके परपेंडिकुलर होता है, और जिस तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है
तो वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर। ऑलराइट बच्चों, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और उनकी डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। लास्ट पर जो ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स होती हैं और इनका एक स्पेक्ट्रम होता है। अगर मैं उसको लिखूं तो हमारे पास जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये हमारे पास होती हैं रेडियो वेव्स, राइट। हमारे पास जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में हैं दैट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और फिर मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो रेडियो वेव्स हैं, और रेडियो वेव्स में हमारे पास एमरजेंसी एंड डिफेंस रेडियो होती हैं, ठीक है, एमरजेंसी एंड डिफेंस रेडियो वेव्स होती हैं। फिर इसी रेडियो वेव्स के अंदर हमारे पास एएम रेडियो वेव्स होती हैं, राइट। तो दैट इज़ एएम रेडियो वेव्स होती हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और एएम रेडियो वेव्स के बाद हमारे पास टीवी एंड एफएम रेडियो होती हैं, तो दैट इज़ टीवी एंड एफएम रेडियो होती है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ ऑलमोस्ट 10 रेज़ टू द पावर 4 हर्ट्ज़ से स्टार्ट होती है, देन इट गोज़ टू 10 रेज़ टू द पावर 6 हर्ट्ज़ एंड देन इट गोज़ 10 रेज़ टू द पावर 8 हर्ट्ज़। तो इस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको हम कहेंगे रेडियो वेव्स, ठीक है। देन वी हैव हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो होती हैं माइक्रोवेव एंड रेडार, राइट। तो उनको हम कहते हैं माइक्रोवेव एंड रेडार। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं दैट आर हायर देन रेडियो वेव्स। ये ऑलमोस्ट 10 रेज़ टू द पावर 8 से ज़्यादा होके 10 रेज़ टू द पावर 10 हर्ट्ज़ तक इनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ है ये जाती हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर 10 से ज़्यादा जो है 10 रेज़ टू द पावर 12 टू 14 ये इंफ्रारेड हमारे पास आ जाती हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आ जाता है दैट गोज़ फ्रॉम 10 रेज़ टू द पावर 12 टू 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज़ तक जो है वो जाती हैं। और फिर इससे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए हमारे पास फिर विजिबल जो आ जाती है, विजिबल स्पेक्ट्रम आ जाता है, विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन जो है दैट इज़ फ्रॉम 10 रेज़ टू द पावर 14 टू 16, राइट, 14 टू समथिंग अबाउट 16 हर्ट्ज़। और विजिबल के बाद हमारे पास जो है ये आ जाती हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और अल्ट्रा वायलेट जो है ये 16 टू 18, 10 raised to the power 16 to 10 raised to the power 18 hertz. And then after ultraviolet we have a higher frequency electromagnetic waves that are X-rays, and it goes 10 raised to the power 20, almost 20 hertz. And then finally हमारे पास हैं gamma rays which are even higher frequency electromagnetic waves, and it goes up to 10 raised to the power 24 हर्ट्ज़। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है जिसको लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करें हम, तो 10 रेज़ टू द पावर 4 से स्टार्ट करें तो ग्रेजुअली जो है जिस तरह मैंने लिखा है ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जिसमें हमारे पास रेडियो वेव्स हैं और माइक्रोवेव्स रेडार हैं। रेडियो वेव्स में ये हमारे पास रेंजेस हैं, फिर इंफ्रारेड और फिर विजिबल हम लोग जो है वो देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं हमारे पास, वी ऑल नो दैट विजिबल। तो 3 जो है वो विजिबल से कम फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और 3 जो है वो विजिबल से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सो विजिबल को आप लोग जो है वो एज ए रेफरेंस बना लें कि जो विजिबल है ये मिडल में है और 3 जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी इससे कम है और 3 की फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है आपके सामने मैंने लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ये फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में है। और अगर जो हम बात करें ये फ्रीक्वेंसी है, तो अगर हम बात करें वेवलेंथ की तो दैट मस्ट बी इन्वर्स ऑफ दिस। चूँकि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है तो अल्टीमेटली इनकी जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो रेडियो वेव्स हैव द हाईएस्ट वेवलेंथ, राइट, or the greatest wavelength, highest frequency, smallest frequency, and it has greatest
वेवलेंथ, राइट। और उसके बरक्स में ये जो गैमा रेज हैं दैट हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो जिसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो इस ऑर्डर में आप इन तमाम वेव्स को याद रख सकते हैं। ये आपने पैटर्न इस तरह से बना लेना है और कुछ आपको ये रेंजेस वगैरह जो है वो याद रखनी है। और राइट बच्चों, तो ये हमारे पास था हमारा आज का लेक्चर विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह जो है हम ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, फिर भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एटलीस्ट इतनी डिटेल्स जो हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो बहुत ज़्यादा डिटेल है वो नहीं है, जितनी डिटेल रिक्वायर्ड थी हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने कवर की है। तो आई होप बच्चों कि आप इन तमाम पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर जाएंगे और इस लेक्चर को एक दफ़ा डिटेल में आप सुनने के बाद आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी और आपको एग्जामिनेशन में हेल्प आउट करेंगी। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लास फेलोज़ के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। और अगर आप देख रहे हैं इस लेक्चर को और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफ़िनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एजुकेशनल चैनल है और ये आपको हेल्प आउट करेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एंड बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 14 उसमें आपसे मुलाकात होगी। तब तक बच्चों अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।